अच्छा जी, सो 2024 फरवरी मार्च का पेपर जो है ना, बरीरा ने जो है इसकी इसकी जुगाड़ बनाई है। सही है। और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी चीज़ें क्या बनती है। जैसे ये चीज़ ना, इसमें तुम्हें अपडेटेड मिलेगी। सही है, थोड़ी सी चीज़ें उन्होंने चेंज की थी, और तो शायद तुम्हारे सिलेबस में इतना ज़्यादा चेंज इफेक्ट ना करे। लेकिन A2 के अंदर जैसे ये वाली वैल्यू जो है ना, वो आगे जाके काम आएगी। सही है, और एक दो शायद वैल्यू और उन्होंने ऐड की है। सही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन सिंपल से मैं ही कर लेता हूँ। सही है, तुमसे कह रहे हैं कि टेबल 1.1 लिस्ट सम SI quantities. Complete the table by indicating with a tick which row are SI based quantities. Okay, so current हम कहते हैं। सही है, energy, force, mass हम कहते हैं। सही है। Use the definition of power to determine its SI based unit. So power is basically energy over time. सही है। एंड हमें पता है कि भाई एनर्जी हमारे पास होती है kg/m², -2 एंड टाइम इज इन सेकंड। अच्छा, इसको ना इससे पहले लिख लिया करो जब भी सॉल्व कर रहे हो ना। मतलब इससे आगे क्वेश्चन तो इसको पहले इस तरह से लिख लिया करो, फिर सब्स्टिट्यूट करके दिखाया करो। सही है। और अगर यहाँ पे यूज द डेफिनेशन के बजाय शो दैट लिखा हुआ होता है, देन यू हैव टू राइट दिस थिंग। सही, एंड दिस थिंग एंड देन सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला। राइट, डायरेक्टली लिखोगे तो उसका नंबर कटेगा। राइट। सो तुमने रखा एनर्जी की जगह kg/m², -2/सेकंड, सो ऊपर जाएगा। सो हो जाएगा kg/m², -3। अच्छा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, लाइट मीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन अ क्लासरूम। Daylight is incident normally on the sensor of the meter. The sensor has an area this much, and the reading on the meter is that much. Calculate the power of the daylight. अच्छा, तुम लोग मुझे कोई उसका फॉर्मूला बता सकते हो? इंटेंसिटी का फॉर्मूला कोई बच्चा बता सकता है? एनीबडी एनीबडी एनीबडी? यस। कोई सर है? इंटेंसिटी इज पावर ओवर एरिया। है, कैसे पता चला आपको? याद आ रहा है क्लास से। है। अच्छा। ओके। तो बेसिकली हमने इंटेंसिटी, अच्छा अगर तुम्हें नहीं याद आता तुम इससे भी देख सकते हो। इंटेंसिटी के यूनिट से भी देख सकते हो कि पावर ओवर एरिया। राइट। सो तुम इसके यूनिट से भी पकड़ सकते हो। सो पावर इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया। राइट, एंड इंटेंसिटी हमारे पास है 950। सॉरी, 950। पावर एरिया मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो 2.2 एक्सपोनेंट -2 स्क्वायर करोगे, -4 हो जाएगा। राइट, -4। सही हो गया। सो जरा निकाल दिए कोई बच्चा। कितना बन रहा है? 0.6। 0.209। ऐसे ही आ रहा है, सबका ऐसे ही आ रहा है। 0.209, कासिम आपको भी ये आ रहा है? जी सर। बस सही है। बेहतरीन निकाल दिया। चलो, फालतू से क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। अच्छा, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोई इंटरेस्टेड है करने के लिए? एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन काइनेमेटिक्स? अगर किसी की वीक है, किसी को लगता है कि वो काइनेमेटिक्स में वीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके अंदर, तो किसी को लगता है वो काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में वीक है, तो प्लीज वो आ जाए। यस, एनीबडी? अगर कोई, सबको आता है? अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, अब्दुल्ला से करवाते हैं, पहले वाला अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला आ जाओ जरा, क्वेश्चन करवाना प्लीज। ओके, अब्दुल्ला क्या डेफिनेशन क्या लिखेगा भाई एक्सीलरेशन की? Sir, velocity per time taken. है, Rate of change of velocity. वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन लिखोगे ब्रो, गलत होगी। चेंज इन वेलोसिटी लिखना होगा, है ना? ये तो आप लिख दो, रेट ऑफ Change of velocity. चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है, या फिर आप कह जी। दो कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम
सही है, सही है, क्या सही है दो। और जो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सही है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिखोगे वो भी गलत हो जाएगा, राइट, ये दोनों डेफिनेशन गलत है। ओके, आगे आ जाओ भाई। So an Olympic diver stands on a platform above a pool of water as shown in figure 2.1. Mm, when the diver is on the platform, his center of gravity is a vertical height of 9 meters above the surface of the water. The diver jumps from the platform with a velocity of 5.9 meters second minus 1 at an angle of 60 to the horizontal. Air resistance is negligible when the diver hits the surface of the water. Its center of gravity is a vertical height of 1.2 meter above the surface of the water. सही हो गया। Calculate the speed of the diver at the instant as he hits the surface of the water. सही है, आपको ये पता है कि भाई एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उसने हिंट दे दिया कि काइनेमैटिक्स यूज करनी है। ठीक है। काइनेमैटिक्स, ओके, अच्छा जी, आगे चलो, क्या क्या करें। तो सर हमें पता है कि जो रिजल्टेंट है वो 5.9 है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं टू गेट द ओके, इनिशियल। तो आप कह रहे हो कि 5.9 कॉस लगेगा, साइन लगाओ भाई। सर यहाँ पे तो साइन लगेगा। ओके, परफेक्ट, ये हो एंड वी नो द जाएगा। 9 मीटर, तो तो यहाँ अच्छा, पे सही कॉस है, होगा। ये कॉस लगा दिया आपने, सही है, सही है, बोलो क्या बता रहे और जो वर्टिकल हाइट है वो 9 है, एक्सेलरेशन 9.81 की है। हो। ओके, So we can use v square minus u square over 2s is equals to no 2 over 2a is equals to s. ओके, And you have आप to कह रहे हो कि no, never mind. नहीं नहीं, बोलो बोलो। नहीं सर कुछ नहीं, ये सही है, अच्छा अच्छा, देखो तुमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डाइवर एट द इंस्टेंट ही हिट्स द सरफेस ऑफ द वाटर। अच्छा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना ऊपर है जब उसने पानी को टच किया है, सही है ना। हम्म, सही है, तो ये समझ में आ रहा है, ये उन्होंने एक भंड डाला हुआ अच्छा सही है। है ना। तो मतलब ये हम पहले जो काम करते थे वो एक बॉल को लेके करते थे या डॉटेड ऑब्जेक्ट को लेके करते थे, तो उसमें वो जहाँ पे हिट कर रहा होता था हम उसी को ले लेते थे, राइट। ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है उन्होंने, राइट। सो हम यहाँ पे इस ऐड क्यों करेगा बे, माइनस करेगा ना। हाँ मतलब फिर ऐड करते हम उसके जो है वो नहीं कर रहे हैं कि हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टच करने का नहीं कह रहे हैं। वो बोल रहा है कि डाइवर हिट द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डाइवर एट द इंस्टेंट ही हिट्स द सरफेस। उसका पहले हाथ लगेगा पानी पे, राइट, लेकिन उसका जो वो होगा, क्या बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा पानी से, राइट। तो उस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाली है, क्योंकि उस इंस्टेंट पे उसके हाथ ने पानी को टच कर लिया, राइट। गेटिंग ना। ओके जी सर। सही हो गया। सो टू एक्सीलरेशन हम क्या ले लें, 9.81, 9. नीचे ही आ रहा है, सही है, 9.81 सही है। और डिस्प्लेसमेंट आपने कहा 9 - 1.2, सही है, और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास इनिशियल स्पीड है वो हमने 5.9, अबे यार, सॉरी 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 सॉरी, इसको यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, प्लस 5.9 साइन 60 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, राइट। कितना बन रहा है, एनीबॉडी कैलकुलेटिंग। 12.5 या 13 जो भी। अच्छा, 12.5 कह रहे हो, जी ओके। 12.5 सारी वैल्यूज किसके अंदर है, 2SF के अंदर है। सो हम यहाँ पे 12.5 या 13 ले लेते हैं, सही है। ये आपके पास 12.5 आ रहा है, उसको हमने ले लिया 13। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, इसको मैं इसको ना हम चेक भी कर सकते हैं, अगर तुम्हें इसको चेक करना, मतलब तुम इसको ब्रेक कर करके भी कर सकते हो। अगर तुमने तुमने जो है ना, अगर इसको इस तरह से सोचा कि भाई ये यूं जाएगा, और सॉरी,
ये यूं जाएगा इस तरह से, राइट। सो तुमने तुमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया कि भाई ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, तुमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया, सही है। और ये वाला डिस्टेंस 9 - 1.2 के अंदर ऐड कर लिया, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। तुम उसमें जो है ना उससे भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो दोनों से तकरीबन सेम आ रही है, राइट। तो चलो, Okay. मतलब ये चेक करने का तरीका है। ओके, आगे आ जाओ। Okay, the diver in B enters the water and decelerates. So describe and explain the variation of the viscous drag full acting on a diver in the water as he moves downwards. हम्म So sir, as he dives and hits the surface of the water, फिर उसकी speed initially तेज होगी, तो viscous force eventually will increase, and the resultant force that is acting downward will decrease because the viscous is in opposite direction. So consequently, what will happen is that acceleration will decrease, basically. ओके, अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें आपका नंबर कटेगा, ये शायद दोनों कटे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो उसने कहा कि द डाइवर इन बी एंटर द वाटर एंड डीसेलरेट, ओके। सो इनिशियली जो विस्कस ड्रैग होगा वो तो जीरो होना चाहिए जब वो एंटर कर रहा होगा, सही। लेकिन जैसे ही वो एंटर करेगा, सो एंटर करने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सही। और उसने हमें ये कहा कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन of the viscous drag force acting on the driver what what as he moved downward। तो हमें सिर्फ ड्रैग के बारे में बताना है, सही है, विस्कस ड्रैग के बारे में कि विस्कस ड्रैग क्या हो रहा है, सही है। सो यू डोंट नीड टू कनेक्ट इट विद द रिजल्टेंट फोर्स और विद द एक्सेलरेशन, सही है, क्योंकि वो फायदा नहीं होगा, वो उसके मार्क देगा नहीं आपको, सही। सो अगर आप विस्कस ड्रैग देखो, सो जब उसने यहाँ पे हिट किया होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो पॉइंट आपने बोला था। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा, तो चूंकि वो डिसेलेरेट कर रहा है, सही है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, विस्कस ड्रैग कम होता रहेगा, इवेंचुअली वो फिर जीरो हो जाएगा, सही हो गया। और वहां पे जहाँ पे जीरो होगा विस्कस ड्रैग, वहां पे फिर आके रुक जाएगा, वहां पे फिर अपथ्रस्ट और वेट बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम ये कह रहे थे कि भाई इनिशियली he is moving he is moving with greater speed, so greater viscous drag, सही है, सही है। अच्छा, अब चूंकि वो नीचे जा रहा है तो डिसेलेरेट हो रहा है, बस। बट एज ही decelerate, velocity decreases। देखो याद रखना, velocity is directly proportional to drag forces होती है, राइट। सो velocity decreases, so viscous drag decreases too। समझा ना भाई? Yes, sir. चलो सर आगे आ ये जाओ, बोलो। explain कर सकते बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो याद रखो। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन की समझ में आई कासिम? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की समझ में आई, पहले ये बताओ। जी सर आगे। ओके, सही। वो सिर्फ क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ विस्कस ड्रैग एक्सप्लेन करना है, राइट। एंड यू हैव टू रिलेट द विस्कस ड्रैग विद डिसेलरेशन, राइट। अब्दुल्ला ने जो बात बताई थी उसके अंदर अब्दुल्ला ने कुछ पॉइंट सही बताए थे, लेकिन अब्दुल्ला ने फिर उसको विस्कस ड्रैग से डिसेलरेशन को रिलेट किया था, राइट। आप यहाँ से यहाँ पे उन्होंने रिलेट किया था, वो मैं कह रहा हूँ वो वाला पॉइंट एक्स्ट्रा आप लिख लो, उसके नंबर नहीं मिलेगा, सही है। अच्छा, सीन ये है कि जब वो एंटर हो रहा है पानी के अंदर, सही है, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, सही है, ग्रेटर होगी। और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, वैसे वैसे चूंकि नीचे जा रहे हैं, तो वहां पे आपके पास जो है, अब चूंकि कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं है, राइट। जो जब फॉरवर्ड फोर्स नहीं है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होने के लिए कोई भी चीज नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज होने के लिए कोई चीज नहीं। और जब बंदा पानी के अंदर जाएगा तो अब थ्रस्ट अपोजिंग डायरेक्शन में लग रहा है, सही है। सो वो बंदे को डिसेलरेट कर रहे हैं, राइट। जब वो बंदे को डिसेलरेट करे तो उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सही है। मैंने आपको बताया कि ड्रैग फोर्स जो होती है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटीज, राइट। तो उनका फॉर्मूला कुछ ये होता है, डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर स्क्वायर वी, सही, इस तरह से कुछ होता था। तुम लोग ने पास में कभी इस तरह का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, सही है। सो खैर, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है ड्रैग की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के साथ, सही है। तो अब वेलोसिटी डिसेलरेट हो रही है, सही है।
ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, उसका मतलब है ड्रैग कम हो जाएगा, राइट? सही हो गया ना? अगर आप ये बोलोगे कि ड्रैग कम हो रहा है, अगर आप ये बोलोगे कि ड्रैग जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है, बढ़ रही है, तो इस वजह से डिसेलरेट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन में नहीं पूछा उसने, वो आप उसको ना गलत कर दोगे, राइट? समझ लो, तो ये चीज है, क्लियर हो गया भाई? जी सर। आ जाओ आगे, आ जाओ जरा। The diver has a volume of 7.5 times 10 to the power minus 2 meter cube. Density of the water is 1 times 10. Basically, so he has showed that the subjective diver when he is entirely underwater is 1040 Newton. So thrust की है rho GV. हम्म रो आपके पास आ गया 1 एक्सपोनेंट 3, एंड जी जी आपके पास आ गया 9.81, एंड एच आपके पास, और अबे यार ये गलत हो गया, सॉरी सॉरी। अच्छा जी, और वी आपके पास है। अच्छा अब देखो, वो अप थ्रस्ट शो दैट द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द डाइवर, सही है, ऑन द डाइवर बाय द वाटर, सही। तो डाइवर का इतना वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है जब वो पानी के अंदर गया होगा तो इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, तो इसलिए हम ये वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, राइट? चलो निकाल दो जरा। देखो याद रखना, बल्कि निकालो, पहले बता दूं कितना आ रहा है। 740 के आसपास आ रहा है किसी का? एनीबडी कैलकुलेटिंग? 735। 735। 0.75. 735.75। ओके, और तो इसको यू कैन राउंड इट ऑफ टू 740। ओके, याद रखना, देखो शो दैट वाला क्वेश्चन है, शो दैट के क्वेश्चन के अंदर आपको अप थ्रस्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आपको उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखानी पड़ेगी, और आपको फिर सॉल्व करना है। अगर होशियारी ना पाओगे, अप थ्रस्ट का फॉर्मूला तुमने गायब कर दिया या वैल्यूज तुमने नहीं लिखी, तुमने शो दैट का एक नंबर भी नहीं मिलना, राइट? तो इसको प्लीज ध्यान में रखना, तुमने सारी चीजें शो करनी है, राइट? तुम्हें नाच के गा के जो है ना सब कुछ करके दिखाना है, तब जो तुम्हें जो है ना पूरे मार्क देगा। सही है, आगे आ जाओ भाई। At a particular instant when the diver is entirely underwater, his horizontal velocity is 0. The viscous drag acting on him at this instant is 950 Newton. Vertically upward, the diver has a mass of 78 kg. Determine the magnitude and the direction of the acceleration of the diver. कंफ्यूज करने के लिए उसने लिखा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब? रिजल्टेंट फोर्सेस। यस, मतलब क्या बोलेगा? इफ द हॉरिजॉन्टल The वेलोसिटी इज जीरो, horizontal, तो क्या क्या क्या? sir, uh, horizontal 0 तो फिर resultant force 0 होनी चाहिए। है नहीं बे। नहीं सर, वो तो वर्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हॉरिजॉन्टल 0 इसका हाँ, कोई इसका relation मतलब नहीं। ये है, नहीं इसका मतलब आप जो कह रहे हो ना कि रिजल्टेंट जीरो, आप उसको इस तरह से कहोगे कि इफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज जीरो, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स होंगी वो जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल जितनी भी फोर्सेस होंगी उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, राइट? लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि वो नीचे जा रहा है, राइट, और वर्टिकल डायरेक्शन या में नीचे जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ड्रैग है, ड्रैग होने की का मतलब है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी, इसका मतलब है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ इस पे होगी। ओके, क्या फॉर्मूला लगाएं भाई? अच्छा, द विस्कस, अच्छा रुको। पिछले वाले पार्ट को ध्यान में रखना प्लीज, पिछले वाले पार्ट को कटा मत देना। सर एक तो हमारा वो चल रहा है, एक तो अपथ्रस्ट है, ऊपर जो एक करी है 740 की, हम्म। एंड देन यू हैव द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन हिम अपवर्ड्स एज वेल। ओके, और फिर इसका एंड वेट होगा mg टाइम्स 9.81 जो डाउनवर्ड चेक करेगा। परफेक्ट, परफेक्ट बता दिया आपने। सो ये तीन तो फोर्सेस फिर मिलके एम ए के बराबर हो जाएंगे, है ना? न्यूटन सेकंड या लॉ, राइट? ओके, परफेक्ट। जी सही है। सर। तो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, राइट? नीचे को जा रहे हो, सही है। सो हम कह रहे थे कि W माइनस अप थ्रस्ट माइनस डी इज, अबे हट जा भाई, हट ही नहीं रहा, इज इक्वल टू एम ए, राइट? याद रखना ऊपर वाली दोनों फोर्सेस को प्लस मत कर लेना, मतलब प्लस में मत ले लेना, वरना फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, राइट? अच्छा जी, वेट तुम्हारे पास आ रहा है 78 इंटू 9.81 माइनस
अब थ्रेस कितना आ रहा है तुम्हारे पास? अब थ्रेस तुमने निकाला था 735.75 प्लस ड्रैग आ रहा है तुम्हारे पास 950 का, 950 का। सही हो गया। और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी एम ए के, सो तुमने डिवाइड कर दिया एम से, तो 78 और इज इक्वल टू ये ए हो गया। जरा निकाल दो क्या आ रहा है, माइनस में आना चाहिए। Sir, minus 11.8. हम्म, तो 11.8, हम इसको 12 ले लेते हैं, सॉरी 12, आपने कहा -11.8, सही है। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की? अपवर्ड, क्योंकि हमने माइनस साइन से जो है ना अपवर्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट? तुम्हारे जहन में अगर ये नहीं आ रहा तो तुम एक सिंपल सा फ्री फॉल मोशन कंसिडर कर सकते हो कि जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो क्या होता है, उस पे 9.81 की ग्रेविटी डाउनवर्ड ऐड करी होती है, तो तुम इसलिए -9.81 लिखते हो, राइट? लेकिन वो स्टिल तब भी ऊपर जाता है। तुम ये नहीं सोचने बैठ जाना दिमाग में कि ओके एक्सेलरेशन तो जब अपवर्ड आ रही है तो ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे क्यों आ रहा है वो, राइट? सो उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो सिंपल सा है वो ये है कि भाई चूंकि ऑब्जेक्ट पे जो है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वो डिसेलरेट हो रहा है। सही है, उसने ऊपर लिख भी रखा है, राइट? क्लियर हुआ ना? कोई मसला तो नहीं है किसी को? एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में कोई मसला किसी को नहीं है? ओके, आ जाओ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ये मरियम से करवाते हैं। आज जरा मरियम देखना प्लीज, मरियम आता है ना? जी सर। आज जरा ये क्वेश्चन देखना प्लीज, बल्कि एक मिनट, तुमसे ये हो जाएगा, तुमसे ये वाला क्वेश्चन करवाना है। सही है, ओके। कोई और है, किसी और को ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ये हुक्स लॉ वाला किसी को लगता है कोई किसी का वीक है? Sir, can I try it? ओके, गो अहेड। Okay. A thin metal wire X of diameter 1.2 times 10 to the power minus 3 is used to suspend a model planet as shown in the figure. The variation with strain of stress for the wire is shown. ओके Okay. ब्रो, इस ग्राफ का ग्रेडियंट और एरिया क्या बताएगा? इसका gradient will give us K. क्या बोले दो? स्विंग कांस्टेंट? नहीं नहीं नहीं. ओए देख के बताना। Oh, it's stress. स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता था? Yeah, it should give you. सॉरी, जी क्या कह रहे हैं आप? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता था? यंग मॉड्यूलस, हाँ. यस। अच्छा जी, और इसका एरिया क्या बताएगा? हम्म, कुछ भी नहीं. है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय और स्ट्रेन 1/2। सही है, अगर स्ट्रेस को अगर आप देखो तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन अगर आप देखो सो एक्सटेंशन ओवर लेंथ होती है। सो ये बेसिकली वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताता है, राइट? समझती वर्क है कि नहीं डन समझती है? पर. ओके. सही है ना? ये जी. सम पास वर्ड के अंदर ना उसने ये एमसीक्यू के अंदर ये काफी तंग करते हैं इसको लेके, इसके एरिया को। सही है, सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। चलो ओके, अब देखते हैं इसका कोई काम है भी या नहीं है। ओके, आगे आ जाओ। The strain in X is 5.4 times 10 to the power minus 3. Use the figure to calculate the force exerted on the wire by the model planet. ओके, The force exerted on the wire by the model planet. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस? हाय Stress is force हाय, per unit. अबे यही तो नहीं बताना था मैन, शिट्स। ओके, खैर पता चल गया ना और अब। strain हमारा 5.4 times 10 to the power. ठीक है. तो वी कैन फाइंड आउट द या स्ट्रेन। फिर 5.4 है ना, तो ये आ रहा है, ये पहुंच गया यहाँ तक, एंड 0.6, 7, 7.2, 0.72।
सो 0.72 गीगा पास्कल। देखो प्लीज इसके जो है ना वो देख लेना, इसके यूनिट देख लेना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा इसमें ना। सही है। सो यू आर गेटिंग 0.72 गीगा, यानी एक्सपोनेंट 9 टाइम्स एरिया कितना दे रखा है उसने। सो दे गेव यू द डायामीटर। सो अब देखो डायमीटर के लिए ना, डायमीटर से एरिया निकालना अलग से काम कर लो। देखो 3 नंबर दे रहे, थोड़ी सी लिफ्ट करा देना, सही है ना। सो एरिया इज इक्वल टू पाई d/2 का होल स्क्वायर, सही है। सो पाई और d/2 का होल स्क्वायर हमने पूरा रख दिया 0.6 एक्सपोनेंट -3, राइट। सो d तुम्हारे पास 1.2 एक्सपोनेंट -3 था, डिवाइड बाई 2 किया तो 0.6 एक्सपोनेंट -3 होगा। जो भी एरिया आ रहा है जरा जल्दी से एरिया यहाँ रखो क्विक। 1.13 times 10 to the power minus 6. Okay, the area. Yeah. Okay, 1.13 exponent -6, 1.13 पक्की बात है। 0.6 के 0.36 बनना चाहिए। Pi 1.1 into 0.6 times 10 to the power minus 3 squared. का यही आ रहा है। ओके, सॉल्व करो आगे। इसका हाँ। अच्छा फाइनल आंसर बता रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। No, I'm telling you the area. ओके ओके सही, अच्छा सही सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं डायमीटर से कंफ्यूज कर रहा था। सही सही, वो निकालो, स्ट्रेस निकालो, फोर्स निकालो। तो हमारे पास अभी स्ट्रेस है और एरिया है ना, हाँ तो हम हाँ मल्टीप्लाई करके फोर्स मिलेंगे। ओके। सर इसका जो एरिया इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं किया? एरिया को ये जो डायमीटर था। बच्चे कर तो दिया है। देखो ना उसने दिया हुआ 1.2 एक्सपोनेंट -3 ना, तो हमने डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास आया 0.6। समझ रहे ना भाई, जी -3 सही है ना। हो गया, आगे आ जाओ। भैया कहाँ हो। Sir, the answer is 1040. 1040, ओके। 3SF के अंदर जा रहा है। तो क्या 1000 लिखे? 1000 लिख दो। सही, आगे चलो। The elastic potential energy of X is 0.31 joules. Calculate the original length of the wire before the model planet was attached. हम्म The elastic potential energy is this much. ठीक है. So व्हाट यू यूज, फॉर्मूला क्या करोगे। will we use Young modulus का formula? है And then we will find we have EPE and we have force, we have area, बट लाइक हाउ कैन यू and we need रिलेट, बट हाउ विल यू रिलेट द यंग मॉडुलस विद द एनर्जी। गेटिंग नहीं। energy. अच्छा, मुझे जरा या इसका देखो पिछले वाले पार्ट में से क्या निकल रहा है। यस, फोर्स। Force ओके, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। half Fx. हाफ एफ एक्स, ओके, एंड एक्स इज द एक्सटेंशन हियर, राइट। ओके फाइन, Yeah. वी नो द स्ट्रेन, राइट, उसने बताया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन। Oh, okay. गॉट इट, Extension over original length. गुड, सही है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन ओरिजिनल लेंथ एल and we can find out the extension with the help of the formula, Mhm. and the strain is given. So हमारे पास 0.31 into 2 divided by force आ रही है हमारे पास 1040
right? Exact value इस्तेमाल करना. So this will give you x. Okay, then just put the x there. So you will get The answer is 0.11 okay meters. 0.11. Yeah, Okay. एंड आपने ये फोर्स क्या यूज किया? 1000 ले लिया या फिर वही लिया जो पिछले वाले पार्ट में आया था? 1040. ओके 1040. ओके परफेक्ट. आगे आ जाओ. Wire X is replaced by a new wire Y with the same original length and diameter but double the Young modulus of X. Wire Y also obeys Hooke's law. On this figure, draw a line representing the variation with strain of the stress for Y. Okay, Young modulus double है तो हमारा ग्राफ किस चीज का था? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन या स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का. So if Young modulus is double, we'll simply make the gradient थोड़ा और steep, no? ठीक. एक मिनट पहले. Yeah. उसने जो कहानी बोली हुई है इसको रिलेट किस तरह से करोगी? ओरिजिनल लेंथ डायमीटर एक ही है लेकिन यंग मॉड्यूलस डबल है तो यंग मॉडुलस डबल है. या यंग मॉडुलस कैसे डबल हो रहा है डायमीटर से? no, they're saying the original length and diameter is same but double the young modulus. ओके मान लिया. अगर आप यंग मॉडुलस को डबल कर रही हो तो इसका मतलब है कि हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए डबल हो जाएगी. इंक्रीज या ओके. तो अगर यहाँ पे लाइन 0.72 पे पहुंची हुई है तो हमारे पास ये 5.4 आ रहा है. सही है. सो अब हमारे पास जो है वो इसका अगर हम डबल कर लें तो 5.4 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा? 2.6 राइट. 2.246. तो 2.6 पे अब ये वाला पॉइंट. 2.7. ओके 2.7. तो ये पॉइंट 2.7 पे रीच हो जाएगा राइट. ओके नहीं समझी ना? नहीं हमारे ओके से पता चल गया था मुझे. तो बेसिकली अच्छा ये तो समझ में आ गया डबल का रिलेशन है. ओके. सो इसका मतलब है कि पहले जो है पहली वाली जो लाइन थी या पहली वाली जो वैल्यू थी अगर मैं ये वाले पॉइंट को देखूं तो पहले जो ये वाला जो पॉइंट था दैट इज 0.72 गीगा पास्कल. ये तब रीच हो रहा था जब 5.4 का ओके स्ट्रेस हो रहा था राइट. अब चूंकि आपने उसको ज्यादा उसका यंग मॉडुलस बढ़ा दिया है तो इसका मतलब है कि अब वो स्ट्रेन जो है वो मतलब जल्दी कम स्ट्रेन पे वो स्ट्रेस रीच हो जाएगा राइट. क्योंकि वो उसका मतलब यही है यंग मॉडुलस का मतलब यही है राइट. जी जी कम स्ट्रेन पे वो स्ट्रेस मतलब 7.2 के स्ट्रेस को अगर हम कांस्टेंट मान के चलें तो कम स्ट्रेन पे वो स्ट्रेस रीच हो जाएगा राइट. यानी हाफ ऑफ द स्ट्रेन पे वो स्ट्रेस रीच हो जाना चाहिए राइट. ओके ओके नहीं समझी? अभी भी नहीं समझी? नहीं नहीं अब समझ गई समझ गई पक्का? समझ गई आई गॉट इट ओके. पक्का सो इस वजह से मैंने 5.4 के डिवाइड बाई 2 किया तो उस पर जो है ना हाफ पे जब वो वैल्यू रीच हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7 कहीं पे आ जाएगा. सो 2.2467 यहाँ पे आ जाएगा. सो ये पॉइंट आ गया एंड ये हमने यू लगा दिया. बाकी आपने इससे ऊपर करना है तो आप ऊपर भी कर दो राइट. तो क्लियर हो गया. जी ओके. अगला क्वेश्चन. राबिया हो. राबिया हाँ. इस लाइन को फर्दर भी एक्सटेंड करना है.
जी भाई, आपकी मर्जी है, कर दो कर दो तो भी चल जाएगा, नहीं कर दो तो भी चल जाएगा, सही है। लेकिन इतनी बना देना, देखो पेंसिल से बनाना, तमीज से सीधी लाइन बनाना, ये से मेरी तरह फ्री हैंड मत बना देना, स्केल से यूज करके बनाना। 2 नंबर दे रहा है देखो, वो जलील करेगा बहुत, सही है ना? समझ रहा भाई कासिम? जी सर। ओके जनाब। यस राबिया, राबिया आपने करना है ये क्वेश्चन। राबिया है, हाँ है। जी सर। A nucleus P undergoes alpha decay to form nucleus Q. Complete the equation for this decay. हम्म। Alpha particle पे 4 और 2 होगा, ओके। ये 2, 14 and 82. 214। अबे 11. हाँ, ओके आगे आ जाओ। State the principle of conservation of momentum. In an isolated system, the total momentum before and after the collision is conserved. परफेक्ट होगी। तो आपने कहा कि in an isolated system, the total, अबे the total momentum before and after the collision is कांस्टेंट। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, तो हम वही चीज डेफिनेशन की ना, मतलब जो नाम है डेफिनेशन का, वही चीज हम एक्सप्लेनेशन में या उसकी डेफिनेशन में नहीं इस्तेमाल करते। तो आप कांस्टेंट कह दो, इक्वल कह दो, सेम कह दो, चलेगा, सही है। आइसोलेटेड सिस्टम लिखना जरूरी है। आइसोलेटेड सिस्टम के बजाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो लिखोगी तो भी चल जाएगा, या फ्रिक्शनलेस सरफेस, नहीं फ्रिक्शनलेस में नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम या नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, ये दोनों चलेगा, सही है। लेकिन अगर ये पॉइंट मिस करोगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम या नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो उसका 1 नंबर कट जाएगा आपका, राइट। चलो आगे आ जाओ। Before the decay, nucleus P has a speed of 3.2 exponent 5 meters per second. After the decay, nucleus Q is stationary. Calculate the speed of the alpha particle after the decay. हम्म, क्या करें, क्या लॉजिक? Principle of conservation of momentum. ओके, सो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन कितना है? यस, कुछ तो बोलो यार। P का momentum. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो मोमेंटम ऑफ पी, सही है, ये आ गया बिफोर के लिए, एंड इक्वल टू मोमेंटम ऑफ आफ्टर द कोलिजन किसका हुआ? Q ओए, after the nucleus Q is सर stationary. क्वेश्चन एक मिनट, एक मिनट देगा भाई, पहले ये बताती है उसके बाद पूछना। राबे क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, किसका मोमेंटम होगा? कहाँ रह गई हो यार? इधर ही सर. अबे मतलब क्वेश्चन में ब्रो, क्यों तो स्टेशनरी है ना, तो दूसरी क्या चीज बचती है? यस, Alpha particle. खत्म। इतना टाइम कैसे लग रहा है? उसी को तो निकालना, उसे क्वेश्चन में कह तो रखा है। अब्दुल्ला भाई पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जो डेफिनेशन में आपने कोलिजन लिखा है, ये हर बार कोलिजन होगा या अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, जैसे कि इसमें डीके हो रहा है तो वी कैन से बिफोर एंड आफ्टर द डीके इज कांस्टेंट। देखो, अगर वैसे बेहतर ये कि डीके लिख दो। अगर अगर तो वो सिर्फ जनरल प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल में कोलिजन भी होता है, एक्सप्लोजन भी होता है, डिके भी होता है, इंट्रैक्शन भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे वर्ड आते हैं, सही है। तो इसके अंदर आप ये चीजें ऐड भी कर सकते हो, सही है। आप इसको अगर तो आप लाइक स्पेसिफिक टू दिस सिनेरियो लिख लो, डिके लिख लो तो भी सही होगा, सही है। या कोलिजन, कोलिजन भी आई थिंक एक्सेप्ट कर लेगा वो, सही है। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर डिके, सही है, या बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन, सही है, इंटरेक्शन, सही है।
और ये सारी चीज़ों पे जो है ना वो कंजर्व होते हैं, राइट। तो लेकिन हमने पिछले पासवर्ड के अंदर कुछ ये देखा था कि अगर वो कोई सिनेरियो पर दे देता है और फिर आगे कोई चीज़ पूछता है तो हम उसमें यूजुअली यही लिखना होता है हमें कि जो उससे पूछ रहा है, सही है। तो बेटर होगा हमारे लिए कि हम डीके लिखें, समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि जी सर। वो एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इसी चीज़ को मेंशन करते हैं। सो डीके हम लिख लेते हैं, गुड पॉइंट। तो यहाँ पे हम कोलिजन भी लिख लेते हैं कि जनरल रूल तो ये होता है कि कोलिजन, डिके, इंटरेक्शन, सही है, ये एक्सप्लोजन वो सब उन सब के बाद होता है जीरो। ओके, राबिया कैसे कैलकुलेट करोगी, कुछ है आइडिया आया? प्रोटॉन का मास देंगे। प्रोटॉन का मास, क्यों बे? देखो इसका मास पी, पी इज नॉट अ प्रोटॉन, पी सम न्यूक्लियस, राइट। सो पी का जो मास है वो 215 है, द मास ऑफ पी इज 215 इज एटॉमिक नंबर, वो उसके अंदर नहीं है, कीजीज के अंदर नहीं है। यू कैन पुट यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास हेयर, राइट, एंड मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कर दो, सो दैट इज 3.2 एक्सपोनेंट 55, राइट, इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल है, 4 यू का मास है, राइट, यू इज 1.66 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27, सही। पहले पहले पेज में आपको गिवन होता है। किरा, हम्म, कहाँ है, गुम हो गया, ये रहेगा, सही है। सो बट यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई, इट कैंसिल हो जाएगा वो, राइट। अगर बीच में कहीं एडिशन हो रही होती देन आपका ना थोड़ा मसला हो जाता, अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम इसको कर लें, सो इसकी स्पीड हमें नहीं पता, सही है, ज़रा सॉल्व कर लो। ये 4u यहाँ पे आ जाएगा, ये 4u यहाँ पे आ जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, सही है, ज़रा निकाल दो कितना बनता है। 1.72 एक्सपोनेंट 7। 1.76 एक्सपोनेंट 7, ऐसा ही। 1.72। बेटा इससे आगे वाला समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं ऐसे ही काम चला रहा हूँ। ओके, चलो आगे आ जाओ। वेव वाला क्वेश्चन, कौन से दो नौजवान बचे हमारे पास, अब्दुल्ला या कासिम? तुम लोग में से किसका वेव वीक है? एक इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा एक वेव है और एक इलेक्ट्रिसिटी है, कौन इलेक्ट्रिसिटी करना चाहेगा, कौन वेव करना चाहेगा? सर मैं इलेक्ट्रिसिटी कर लूँ। सेट, आजा भाई, कासिम फंस गया है। Yes. By reference to direction of propagation of energy state, what is meant by transverse wave? So direction of wave is parallel to direction of propagation. बेटा चमाट रख ले एक, अबे Perpendicular. हाँ, कम ऑन। देखो आप देखो, दो चीजें होती हैं, बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, भाई ये एक चीज उसने बता दी है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय, अगर देखो अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर है तो किसी दूसरे चीज के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ही ना भाई, सही है। सो अगर जी. आप ये कहोगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, तो वो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है, सही है। हम ये कहते हैं कि ऑसिलेशन, oscillation is perpendicular to the direction of propagation, right? सही हो गया। ऑसिलेशन किसकी, मीडियम की ऑसिलेशन या पार्टिकल की ऑसिलेशन, वो परपेंडिकुलर होगी, राइट। आप प्रोपगेशन, उसने एक चीज देखो, जब भी कोई कोई भी चीज परपेंडिकुलर होती है किसी दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो इसका मतलब है कि एक चीज जो मूव कर रही है, वो ऑसिलेट कर रही है, वो बेसिकली पार्टिकल है जो कि मीडियम है, जो ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा, और एनर्जी होगी जो कि आगे ट्रेवल होगी, राइट। सो ये दो चीजें ये आपस में परपेंडिकुलर होगी, समझा ना? जी. आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। A space telescope is designed to detect electromagnetic radiation with wavelengths in the range 12 U meter to ओए माइक्रो, 28 micron. State the region of the electromagnetic spectrum for this radiation. Sir, radio waves. ब्रो रेडियो वेव की जब वेवलेंथ होती है तकरीबन वो मीटर्स के अंदर होती है यार, 10, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉरी यार, हाँ,
अबे क्या, कौन मजाक उड़ा रहा है बे मेरा? क्यों बे? आसान तो है पेपर, नहीं मुश्किल लग रहा है भाई? अबे मैं खोल के बैठा था, मैं 10-15 मिनट में, मैं क्या पता नहीं मुश्किल पेपर होगा, बच्चों ने भेजा है कुछ मोहब्बत से, तो मैं कुछ खोल वोल के बैठा, मैंने कहा चलो लैपटॉप पे कर लेते हैं। वो मैं कैलकुलेटर पहले ही चीज कैलकुलेट करने बैठा, सारी होती चलेंगी, 15 मिनट में हो गया। 11 1 बज के मैं कोई 12-15 में बैठा था, जोर से पहले निमट गया पेपर, 1:30 बजे निमट गया था। तो अच्छा, खैर खैर। अच्छा बेटा, अभी आई हो, अभी आगे वाला क्वेश्चन वैसे है, मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, दिमाग घुमा देगा। अच्छा ओके, आ जाओ। कासिम, आप क्या बोल रहे हो उसको? सर आप तो ये हम्म। माइक्रोवेव्स का 10 -3 होता है या -2 होता है? माइक्रोवेव जो है ना, वो सेंटीमीटर के अंदर होती है, -2 होता है। सर तो फिर ये माइक्रोवेव्स होगा ना इसका? है अबे अबे, एक्सपोनेंट -6 है बे। ये माइक्रोवेव इज नॉट माइक्रोमीटर, राइट? वो उससे कंपेयर नहीं कर लियो। समझ रहा है? नहीं समझ रहा? दिस माइक्रो this micro is not like representing the microwaves. This is the micrometer that shows the wavelengths, right? and इसकी wavelength जो है तकरीबन इंफ्रारेड की रीजन में आती है। इंफ्रारेड, सही है। क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट होती है 1 एक्सपोनेंट, ये तुम्हें याद होना चाहिए। विजिबल लाइट होती है तकरीबन 3 एक्सपोनेंट -7 से लेकर 7 एक्सपोनेंट -7 तक, सही है। फिर उससे ऑनवर्ड यानी इंक्रीज करोगे, 1 एक्सपोनेंट -6 करोगे, यानी जो माइक्रोमीटर है, उससे लेकर फिर ये इसमें तकरीबन आपके पास इंफ्रारेड का रीजन आएगा, सही है। फिर इसके बाद माइक्रोवेव आएगा 1 एक्सपोनेंट -3 -2 करके, सही है। और फिर उसके बाद रेडियो वेव आएगा, पीछे जाओगे अल्ट्रा वायलेट आएगा तकरीबन 1 एक्सपोनेंट -8 पे, सही है, ये यूवी लाइट आएगा। और उससे पीछे जाओगे एक्स रेज आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -10 पे, सही है, एक्सपोनेंट -10 पे। और गामा रे जो है वो एक्सपोनेंट -12 पे आएगा। भाई समझ रहे हैं? जी सर। बेटा ये जो है ना, इसका रट्टा लगाओ हैवी किस्म का, कि याद हो जाए। ओके, आगे आ जा भाई। A detector on another space telescope detects an electromagnetic wave. The signal from the detector is transmitted to Earth and displayed on an oscilloscope as shown in figure 5.1. The frequency of the signal displayed on the oscilloscope is equal to the frequency of the detected electromagnetic wave. The time-based setting on the oscilloscope is 5 × 10⁻⁻15. Calculate the wavelength of the detected electromagnetic wave. तो इसके लिए पहले तो f = 1/t कर लेंगे और ओके, फिर v आप कह रहे हो F = 1/t कर लेंगे, टी कहाँ से लाएगा भाई? टाइम बेस्ड सेटिंग गिवन है ना। ओके, सो टाइम बेस्ड सेटिंग डायरेक्ट रख रहे हैं या टाइम पीरियड निकालें? टाइम पीरियड पर निकालेंगे उसको। ओके, एक वेव कितने पे आ रही है, कितने डब्बों में आ रही है? सर 2 मिनट। हम्म। सर 6 में आ रही एग्जैक्ट 6 में आ रही है है। या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? मेरे ख्याल से 6 देखो 5.5। है, अबे नहीं बे, 6 पे आ रही है एग्जैक्टली। देखो अगर तुम यहाँ से वेव मेजर कर रहे हो तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी, सही है। यहाँ से मत मेजर करो, ये पूरी एक वेवलेंथ बनेगी, सही है। यहाँ से मत मेजर करो, ये मेजर कर लो, ये मेजर कर लो, ये देखो, ये मेजर कर लो, ये आ गई एक वेव। समझ रहा है कासिम, समझ रहा है? या जी एक एंड से तुम्हारे पास गंदी वेव दे रहा है, दूसरे एंड से मेजर कर लो, यहाँ से कर लो, ये पूरी एक वेवलेंथ आ रही है, राइट? ये भी पॉसिबल है। देखो हमेशा जो है ना, उसको पता है कि बच्चे यहाँ से हमेशा रीड करना है, सही है, और ये पूरी वेवलेंथ नहीं है, सही है, छोटी वेवलेंथ है, सही है। सो वो बच्चा हमेशा गलत करेगा। सो इसलिए वेवलेंथ जब भी देख लो सीआरओ पे, पहले शुरू से देखो, सही, उसके पीक देख लो कि सारे पीक एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, इसका मतलब है यहाँ से कुछ वेव गायब है, सही है। सो बीच से पीक ले लो, बीच से वेव ले लो, कहीं और से ले लो, लेकिन आपने जुगाड़ इस तरह से बिठानी है कि आपको पूरी वेव मिल जाए, आराम से मिल जाती है यूजुअली, सही है। सो एक वेव जो आ रही है वो 6 डब्बों में आ रही है, सही है। सो वन बॉक्स इज 5 exponent -15 and we have 6 boxes, so that correspond to 6 into 5 exponent -15, so that would be 30 exponent -15, सही है। and this is the time period
फॉर अ वेव, राइट? क्योंकि 30 एक्सपोनेंट नेगेटिव 15 सेकंड के अंदर पूरी एक वेव आ रही है। समझ रहे हैं कासिम, समझ रहे हैं? जी सर। ओके, फ्रीक्वेंसी निकाल दो, कितनी बन रही है भाई? सर 3.3 टाइम्स 10⁻13। 3.3 एक्सपोनेंट 13। आगे क्या करें? v is equals to f lambda अप्लाई करें। अरे भैया है भी जा रहा है यार। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v कहाँ से लाया भाई? 2 मिनट। कहीं है, दिख रहा है? मुझे तो दिख गया, तुम्हें दिखा? नहीं सर। है कसम से? अबे सामने तो लिखा हुआ है, ये नहीं दिख रहा। वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस किस स्पीड से मूव करती है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अरे यही तो पकड़ना था, बस बेहतरीन हो गया, खत्म। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय जो आंसर निकालें। गेटिंग? यस चलो, कितनी आई वेवलेंथ? ओ सॉरी, वेवलेंथ। सर 9.1 इंटू 10⁻⁻6। 9.1 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6। परफेक्ट। आ जाओ भाई। अच्छा, ये एक वेव तो निमट गई है। अच्छा, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, ये कोई करना चाहेगा भाई? एनीबडी इज इंटरेस्टेड? बहिरा से करवा लेते हैं। बहिरा क्या बोलती हो? मुझे लग रहा है आप इस पे वीक हो। यस, पहले वाले अब्दुल्ला या बरीरा, इन दोनों में से Yeah, कोई I'm बंदा bad अगर at करना चाहे तो कर ले। कर रही हो? I'm bad at this. चलो आओ, कराओ जरा। Coherent visible light of a single frequency is incident normally on a double slit. This produces a pattern of bright and dark interference fringes on a screen as illustrated in the figure. There are 7 bright fringes. Explain how the pattern of dark and bright interference fringes is formed. So yeah, पर हम we'll talk about destructive and constructive हाँ, superposition, right? दैट्स इट। 3 नंबर दे रहा। So अच्छा, मैंने ये सबसे पूछना है, ये वाला पार्ट सारों सारों ने अपने आंसर जहन में रखो, सबसे पूछूंगा बारी बारी। यस भैया, आपके जहन में और क्या आ रहा है? sir, when we talk about the phase and path difference, मतलब हाँ, जहाँ पर phase difference वो नहीं, सही कह रही है, सही कह रही है ब्रो। जहाँ पर phase difference 360 का आ रहा है वहाँ पर वो अरे होगी ओके construct, ओके ओके ओके। और जहाँ पर 180 का आ रहा है नहीं, सही है ऐसा नहीं था, it was something like दोस्त, सही है यार। um जहाँ पे 180 का आ रहा है सही है, डिस्ट्रक्टिव होगी, 180 टाइम्स ऑड नंबर, ऑड इंटीजर मल्टीपल करोगे तो वो आपके पास वो हाँ आएगा। 180 times an odd number, हाँ वही हम्म, वही, चलो ओके, आप ये कह रही हो। अच्छा तो और क्या बोलिए। चलो सही है, सही है, सही है। अब औरों से Oh, and the पूछो path पूछो। difference over गुड। wavelength should be basically a multiple of the wavelength. ओके, एंड अगर वो होगा तो फिर उससे पता क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? It will be constructive. ओके गुड। ओके चलो सही है। अच्छा बस अब इसको किसी, फ्रेम कैसे करेंगे इसमें? अबे रुको ना, रुको ना, 2 मिनट कहाँ जाना है तुम्हें? 2 मिनट रुक जाओ भाई, औरों से भी पूछें। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला क्या बोलोगे तुम? पहले वाले से पूछ रहा हूँ। अबे वो तो चला गया। राबिया से पूछते हैं। राबिया आप क्या बोलोगी? इसका क्या आंसर दोगी? यस, राबिया है कोई जहन में आंसर आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा? ओके अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आजा भाई, बताइए जरा। पहले वाले से पूछ रहा हूँ। सर 2 मिनट रुके। क्वेश्चन पढ़ रहे हो? ओके, रीड करो, दूसरे वाले अब्दुल्ला की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला थोड़ी बताओ जरा, तुम्हारे जहन में क्या तिकड़म चल रहा है, क्या खुराफात चल रही है?
फिर पहले ऊपर कोहेरेंट का हुआ तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस लिख देंगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात करूंगा मैं, और फिर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस एन लैम्डा वेयर एन इज एन इवन नंबर, नहीं, और एन फिर इज काउंटिंग नंबर होगा तो फिर आपके पास जी है इंटीजर गुड होगा कोई, ओके। सर और तो फिर एक मिनट अब्दुल्ला, आता हूँ तुम्हारी तरफ। कंप्लीट करो पहले अपना आंसर। पाथ डिफरेंस का n टाइम्स 180 n पाई n पाई, तो n इज एन इवन नंबर। हाँ, ऑड नंबर इवन भी नहीं होगा ब्रो। इवन इवन हम नहीं इस्तेमाल करते हैं आप, वो ऑड पे बनेगा। कंस्ट्रक्टिव पे इवन होगा ना? बच्चे कंस्ट्रक्टिव पे 1 2 3 होता है जिसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। 1 2 3 या एनी इंटीजर मल्टीपल, एनी पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल वुड गिव अस द फेज कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस पे इंटरफेरेंस। सर। हाँ, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस दोनों पे ये चलेगा कि एनी positive integer multiple would give us the constructive interference, and any odd integer multiple will give us the destructive interference। समझते हैं? जी सर। ओके, अब्दुल्ला आ जाओ, तुम क्या बोल रहे हो? फिर मैं कह रहा था कि जहाँ पे भी स्टेट है वहाँ पे पहले तो वी टॉक अबाउट डिफ्रैक्शन, और अरे डिफ्रैक्शन की वजह बस से, बस यार, हो गया। कंप्लीट करो सॉरी। तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस होगी आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जहाँ पे हम्म कंस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा n lambda, and wherever it's n lambda we have bright fringes, and wherever it's n plus half of lambda destructive interference takes place, and that is dark fringes. ओके, कासिम आप क्या बोलते हो? सर कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हमारे पास वो बनेगा, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, और ओके कंस्ट्रक्टिव पे लाइट बनेंगे। बच्चे, वो तो इसको भी पता है, वो तो बता रहे हैं ना, वो उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस से बताना है ना आपको। सर अगर ऑड आएगा तो हमारे पास उसमें तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ओके, और अगर इवन आएगा तो वो कंस्ट्रक्टिव। है फंस जाओगे बेटा। नहीं, थोड़ा सा कम बता रहे हो, थोड़ा सा आप देखो। सबसे पहली चीज तो जब लाइट आपके पास यहाँ से आ रही है ना, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए आपको दो लाइट सोर्सेज चाहिए होंगे, यानी दो लाइट के पाथ चाहिए होंगे कि जहाँ से अलग अलग लाइट, या दो दो वेव आपको चाहिए होंगे कि जो एक साथ सुपर इम्पोज हो, राइट? तो पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई स्लिट पे डिफ्रैक्शन होगी, डिफ्रैक्शन की वजह से सुपर पोजिशन होगी, राइट? पहले तो आपने ये पॉइंट, क्योंकि 3 नंबर दे रहे हैं ना, तो इस वजह से एक एक नंबर इस पे तुम जाया कर सकते हो, राइट? तो तुम्हें वो ये कह रहे हैं कि भाई diffraction occur when light passes through the slit। सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद they superpose on screen। सही, 1 नंबर हो गया। अब आ जाओ कि दूसरा मार्क हम ले लेते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस का बता देते हैं। तो so bright fringes will be due to the phase difference of uh, n times 360। सही है। and path difference of n lambda, राइट? डार्क फ्रिंजेस का बता देते हैं कि dark fringes will be due to the phase difference of वन एटी, यानी पाई टाइम्स n। सही है। और एंड
path difference of n plus 1/2 lambda. सही है. So Abdullah will get 2 mark, 3 mark. दूसरे वाले अब्दुल्ला को 2 मार्क मिलेंगे. और ब्रो यू डोंट नीड टू रेफर द कोहेरेंसी, उसकी जरूरत नहीं है. ऑल कोहेरेंसी बेसिकली इफेक्ट किस चीज में करेगी पता है? ये जो आपको एक पैटर्न से मिल रहे हैं ना कि एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बाद कंस्ट्रक्टिव है, फिर यानी ब्राइट स्पॉट है, फिर डार्क स्पॉट है, फिर ब्राइट स्पॉट है, फिर डार्क स्पॉट है, राइट? सो वो जो है ना कोहेरेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है. अगर लाइट कोहेरेंट नहीं होगी ना, सो यहाँ पे एक डार्क स्पॉट बन जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे एक ब्राइट बनेगा, फिर यहाँ पे एक डार्क बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक ब्राइट बनेगा, फिर यहाँ पे. सो इनकंसिस्टेंट डिफरेंसेस होंगे. सही है. कोहेरेंसी का ये मसला होगा अगर आप नॉन कोहेरेंट लाइट इस्तेमाल करोगे, राइट? सो ये मसला है. सही है. सो तो उसे सिर्फ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पूछा है. अगर वो ये बोलता कि भाई कंसिस्टेंसी बता दो या पैटर्न बता दो, सही है. अगर अगर आप पैटर्न को ही बताना चाह रहे हो तो आप फिर ये इस तरह से लिख दो कि कोहेरेंसी ऑफ लाइट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट फेज, कंसिस्टेंट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट, राइट? अब्दुल्ला ने जो बात की थी वो आप इस तरह से आप उसको मेंशन कर सकते हो कि कोहेरेंसी ऑफ लाइट causes the consistent interference pattern, interference pattern. सही है. बट ये हमारे सिलेबस में, हमारे बोर्ड में नहीं होता है. एक्सेल बोर्ड में ज्यादातर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है कोहेरेंसी पैटर्न के बारे में पूछता है. हमारे सिलेबस में आज तक कभी नहीं पूछा उसने. सही. सो ओके, आगे आ जाओ भाई. कौन बच्चा कर रहा था? बहीरा आप करी थी भाई. अच्छा, बहीरा को 2 नंबर मिलेंगे इसमें, राबिया ने नहीं किया. कासिम, कासिम आपको नहीं मिलेगा शायद नंबर, क्योंकि आपने उस चीज को अगर आप प्रॉपर लिखते शायद 1 नंबर आपको मिल जाता. सही है. तो इससे ये थोड़ा सा ये पार्ट मुश्किल है. सो आप इसको थोड़ा सा लिफ्ट करा सकते हो. ओके, आगे आ जाओ भाई. कौन कर रहा है? बहीरा कह रही थी. बहीरा, क्विक. The distance between the centers of bright fringe X and bright fringe Y in the pattern is 10.2 millimeters. The slit spacing is 1.2 millimeters, and the distance from the slits to the screen is 3.1 meters. Calculate the wavelength of the light incident on the slits. फॉर्मूला So प्लीज. we'll use lambda equals AX over D. ओके, लैम्डा इक्वल्स टू AX over D. तो A हमारी 1.2 मिलीमीटर्स में है, तो 1.2 times 10 to the power minus 3. X is fringe width, so fringe width हमारी है 10.2 times 10 to the power minus 3. है. नहीं, wait. उसने We बता have to रखा है count कि and divide, right? 7 ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म ना. हाँ, तो बस इसको 7 से डिवाइड करनी है वैल्यू. लेकिन एक मसला आ रहा है इसमें. बोलिए. 1 2 3 4 5 6 ब्राइट फ्रिंजेस आ रही. तो 6 से डिवाइड कर दो. अच्छा नहीं, सॉरी Come सॉरी, again? सही नहीं, सही. 7 से डिवाइड करो. 7 से डिवाइड करो. So 1.457. So 1.46. 1 इंटरमीडिएट राउंडिंग ऑफ नहीं करना बे. बहुत तो लंबा. और करो 1.457. 1.457 exponent -3. The distance Yeah. between और D is 3.1. 3.1. Okay, निकाल दो प्लीज. 1.2 times 10 to the power minus 3. 5.6 times 10 to the power minus 7. 5.6 एक्सपोनेंट -7. ओके, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहा है. अच्छा, ये जो हमने डिवाइड किया इसको भी शो कर देना ताकि ना इसका भी वो मिल जाए. सो ये स्लिट सेपरेशन जो है, यानी जो वो विड्थ है, वो आपके पास आ रही है 10.2 डिवाइडेड बाय 7. सही. सो और एक्सपोनेंट -3, राइट? सो ये आपने शो कर देना ताकि आप सेफ साइड पे रहो. ओके, आ जाओ भाई. ये तुम लोग की इसमें जान निकलती है.
the light is replaced by a different visible light with a shorter wavelength. State how the new fringe separation will compare to the original fringe separation. So lambda is proportional to fringe width. तो जब shorter wavelength हो जाएगी तो fringe width भी कम हो जाएगी. ओके, सो हम कह सकते हैं कि भाई फ्रिंज सेपरेशन डिक्रीजेस। सही हो गया, आगे आ सर जाओ। बोलिए बोलिए बोलिए। सर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन होगी फ्रिंज सेपरेशन डिक्रीज क्यों हो रही है? लाइक इस पार्ट में लिखने के लिए या फिर इन जनरल पूछ रहे हो? सर इन जनरल इसकी एक्सप्लेनेशन कि देखो क्यों अगर आप, डिक्रीज क्यों हो हाँ रही है? ये इस तरह से रिलेट करो ना, फॉर्मूले से रिलेट करो कि आपके पास फॉर्मूला है x is equals to lambda d over s, right? So since the whole apparatus is same, so d and s is same, they are same, right? So x, which is the fringe width, is directly proportional to lambda, right? So if you are using the shorter wavelength, so इसका मतलब है कि you decrease the wavelength, so this means कि उसका effect डायरेक्ट आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलेगा और जो ब्राइट स्पॉट होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे, राइट? ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है, फॉर्मूले से हम रिलेट कर सकते हैं। सही है। अगर आप और कॉन्सेप्चुअली रिलेट करना चाह रहे हो तो जब आप छोटी वेवलेंथ यूज करोगे, सही है, डिस्टेंस सेम रखोगे, छोटी वेवलेंथ यूज करोगे तो डिफ्रैक्शन कम होगी। जब डिफ्रैक्शन कम होगी तो आपके पास जो है जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे वो करीब करीब बन जाएंगे, राइट? समझ रहे जी सर। हैं? ओके, आगे आ जाओ। A stationary wave is formed on a stretched string AB as shown. कौन सी वेव P, है Q, ये? and R are points stationary. दिमाग में रखना है, ये सही P, है ना? Q, and R, G, are ओके, points on the string on the figure. Draw across to show the position of a node. Right. So node will be anywhere जहाँ पे mean position पे particle आ रहा है. Yeah. अच्छा है, यहाँ पे लगा दें, इधर लगा दें और इधर लगा दें, नहीं. फिर? हाँ. अबे नहीं कुल्लू, नहीं 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 नहीं. शर्म नहीं आ With रही? the वो हाँ. हाँ, ओके, आगे आ जाओ। State the phase difference between P and oh yeah, I never understood these questions. कम ऑन, कितना कितना तुक्का लगा दी उसमें? मार्क स्कीम से देख लेते हैं. अल्लाह तौबा। अच्छा, किसी और को पता है? किसी और को पता है? मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। कोई और जानता है? कोई और बताएगा? अब्दुल्ला बताएगा भाई? सर 180। है, एम ही तुक्का लगा रहा है? सर वो बेसिकली सेम उसके है ना, दैट्स व्हाई। तो सेम 180 भी तो ऑपोजिट हो जाएंगे, नहीं? तो फिर 90 होगा। है, अरे 90 कैसे हो सकता है भाई, जब सारे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होते हैं, यानी मैक्सिमम सर डिस्प्लेसमेंट पे सेम होते हैं। सेम कांस्टेंट होगा, मुझे थोड़ा सा याद नहीं हो रहा। अच्छा देखो, और किसी को पता है? राबिया, कासिम, अब्दुल्ला? सर 0 होगा। 45। 45 से 30 कह रहा हूँ मैं, 30 या तेरा ना मेरा, 25 ले लेते हैं, क्या बोलता है? अबे 0 होगा, सही कह रहा है। यार community। देखो याद रखना प्लीज। देखो बहिरा सुन रही हो ना, बहिरा? जी जी सुनियो. देखो सुनो, याद रखना, जब भी पार्टिकल इस एक लूप के अंदर होगा, किसी भी एक लूप के अंदर दो पार्टिकल अगर तुम बात कर रहे हो, तो ये वाला पार्टिकल भी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, ये वाला पार्टिकल भी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, यानी मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड पे है। अगर यहाँ पे कोई और पार्टिकल होगा वो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा, राइट? तो इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद तमाम की तमाम पार्टिकल ने नीचे ही जाना है, राइट? तो इसका मतलब है कि all of these particle in this loop or all of the particle in this loop or in this loop, सही है, सारे के सारे इन फेज हैं, राइट? कोई भी आउट ऑफ द फेज नहीं है, यानी किसी में 180 का तो नहीं आ सकता। आउट ऑफ द फेज कोई भी फेज डिफरेंस इनमें नहीं होता है, सारे के सारे इन फेज है एंड हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 0। ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम्हें नहीं समझ में आती ना लॉजिक, रट्टा लगा लो। सेम लूप के अंदर दो पार्टिकल देगा, हमेशा 0 का फेज डिफरेंस लिखना है तुम्हें, सही है? 0 का फेज डिफरेंस लिखना है, मतलब इन दो पार्टिकल के अंदर, सही है? ऑपोजिट लूप के किसी और लूप के अंदर देगा, मतलब एक Q है और एक R है,
इनमें देगा हमेशा पाई का फेज डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है ऊपर की तरफ, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है ऊपर की तरफ, और ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है नीचे की तरफ। आफ्टर द इंस्टेंट इसने नीचे मूव करना है, इसने ऊपर मूव करना है, राइट। सो इसका मतलब है दोनों एग्जैक्टली 180 के फेज डिफरेंस पे आगे पीछे चल रहे हैं, राइट। यू डोंट नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ये वाला कि अच्छा कितना आ रहा है, उस हिसाब से करोगे गलत होगा, राइट। समझते हो बच्चों, समझते हो? अब्दुल्ला समझ रहा है, बहीरा समझ रही हो? जी जी। अच्छा जी सर, सर। वन क्वेश्चन। हम्म। जैसे अगर एक हमारे पास पार्टिकल आर है और फिर जो पहला हमारा लूप है जो बिल्कुल सेम आर वाला है, अगर उसमें पार्टिकल हो जी, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में ये दोनों इन फेज होंगे, जी, क्योंकि ये अपनी ये दोनों मैक्सिमम जीरो। देखो, देखो आपने ना बिल्कुल लॉजिकली सोचो ना कि एक पार्टिकल अगर नीचे है, ये वाला पार्टिकल भी नीचे होगा, ये वाला पार्टिकल भी नीचे होगा, राइट। इन दोनों ने अगले या इंस्टेंट ओके। पे दोनों ने ऊपर जाना है, दोनों ने ऊपर जाना है, सही है। तो दोनों का फेज डिफरेंस ये नीचे वाले दो पार्टिकल सेम होगा। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग होता है कि अगर जो है तुमने सुपर इम्पोज कर दिया वेव को लाइक दिस, इस तरह से बना दिया, सही है। तो अब अगर तुम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, राइट, तो याद रखना ये कंपैरिजन गलत होता है, सही है। क्योंकि एक टाइम पे तुम्हें एक ही वेव दिखेगी, राइट। वो स्टैंडिंग वेव तुम्हें दिखने में रियलाइज तुम्हें दो हो रही होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तुम्हारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन एट द टाइम वो या तो एक वेव बनेगी ऊपर या एक वेव बनेगी नीचे, राइट। सो ये ऐसा भी नहीं होता। तो हम जो है विद इन अ लूप अगर कंपेयर कर रहे होते हैं, सो विद इन अ लूप हमारे पास जो है फेज डिफरेंस जीरो होता है। और बियॉन्ड द लूप मतलब एक लूप को कॉरस्पॉन्डिंग लूप से या बराबर वाले लूप से, कंसेक्यूटिव लूप से अगर हम कंपेयर करें, तो वो हमारे पास पाई का डिफरेंस होगा। दो ऑल्टरनेटिव लूप को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो उसमें हमारे पास जीरो का फेज डिफरेंस होगा, राइट। सो तीन तीन सिनेरियो बन रहे हैं। सेम लूप, पाई इज 180, राइट? यस, सेम लूप के अंदर अगर दो पार्टिकल होंगे, सो तुम्हारे पास फेज डिफरेंस आएगा जीरो का, सही है। और तुम्हारे पास एडजेसेंट लूप के अंदर पार्टिकल आएंगे, जेसेंट लूप के अंदर पार्टिकल आएंगे, रट्टा लगा लो अगर नहीं बैठता दिमाग में, पाएगा। और अगर ऑल्टरनेटिव लूप के अंदर आएंगे, ऑल्टरनेटिव यानी एक को छोड़ के दूसरे में आएंगे, देन अगेन ऑल्टरनेटिव लूप के अंदर दो पार्टिकल होंगे, यानी एक पार्टिकल एक लूप में, दूसरा पार्टिकल एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में। सो तुम्हारे पास उसके अंदर भी जीरो का होगा, राइट। रट्टा लगा लो इसका, लग गया रट्टा? अच्छा भाई अब्दुल्ला, इलेक्ट्रिसिटी आ गई भाई, आपका फेवरेट। Define electric potential difference. हम्म। So the energy, the amount of energy converted to thermal or heat energy to derive a unit charge through a component is called the electric potential difference. ओके परफेक्ट हो गया। सो आपने कहा कि भाई वर्क डन या एनर्जी वर्क डन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू थर्मल, सही है, थर्मल per unit charge throughout the loop, oh sorry, throughout the component, सही हो गया। कन्वर्जन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक उसने बोल दिया, तो इलेक्ट्रिक से वो थर्मल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। आजा भाई। सिर्फ थर्मल क्यों? यार क्योंकि जो भी कंपोनेंट होता है ना, उसके अक्रॉस कोई ना कोई एनर्जी डेसिपेशन होती है। तो हम चूंकि हमने अभी अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टर ही हम लगाते हैं, कोई माइक हमने, या कोई डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, कोई थर्मिस्टर वगैरह ऐसे ज्यादा यूज नहीं किया, तो हम ज्यादातर नहीं, अगर सिंपल। आपने लैंप लगा लिया, क्या लगा लिया? लैंप लैंप में तो लाइट एनर्जी जाती है। बचे सिर्फ लाइट एनर्जी नहीं जाएगी, थर्मल तब भी जाएगी। अबे यार, सही है ना, सिर्फ लाइट नहीं होती, ओके, थर्मल भी होती है, सही है ना। चलो आगे आ जाओ, मतलब आगे आ ठीक जाओ। है। A cell of electromotive force 1.8 volts at internal resistance R is connected in parallel with the resistor of resistance 6 ohms in the filament lamp. The switch S is open, the ammeter reading is 0.25, determine the internal resistance R of the cell. Okay. तो वो फॉर्मूला है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। है, तो ओए होए बेहतरीन टर्मिनल फॉर्मूला वोल्टेज बता रहे नहीं हैं। है। अरे फॉर्मूला फेल हो गया। है। तो क्या करें भाई फिर? अच्छा उसने उसने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई, क्या मतलब इसका? ओपन है
ओपन बोले तो लाइट जल रही है, नहीं बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा? नहीं चल रहा। नहीं जल रहा है तो कटा देते हैं इसको, सर्किट हमारा सिंपलीफाई होकर इस तरह से दिखेगा। देखो इसको ना, इसके कॉन्सेप्ट को जब बना लोगे तो सर्किट तुम्हारे पास सिंपलीफाई होकर आसान हो जाएगा। अब भाई बताइए, सर्किट सीरीज में आ गया, पैरेलल में आ गया? सीरीज में आ गया। सीरीज में आ गया, कहानी हो गई सिंपल। इसका मतलब है करंट इन द सर्किट सेम होने वाला है, 0.25 एम्पीयर का करंट होने वाला है। तुम्हें इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो अगर तुम्हें इसका रेजिस्टेंस पता है और इसके थ्रू जो करंट है वो भी तुम्हें पता है 0.25, तो तुम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो और वही जो टर्मिनल बन जाएगा। क्या कहते हैं, मान रहे नहीं मान रहा? जी सर। अरे बस बस। ओके, सो V इक्वल्स टू आई आर अगर हमने लगाया, सही है, वोल्टेज इज 6, सॉरी रेजिस्टेंस इज 6, राइट, एंड द करंट इज 0.25, 0.25 is 1/4, 6 divided by 4, 2/3, 1.5। ओके, सो ये आ गया 1.5। इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ? 1.5, राइट। सो टोटल वोल्टेज था कितना? जो EMF थी बैटरी की वो 1.8 वोल्ट थी, सही है। 1.5 यहाँ, वोल्टेज लॉस कितना आएगा भाई? 0.3 वोल्ट्स का। अरे बेहतरीन, सही है। सो वोल्ट लॉस आपने निकाला 0.3, जो कि आपके पास होगा इंटरनल रेजिस्टेंस पे, सही है। सो V इक्वल्स टू आई आर आपने लगाया, भाई सीरीज सर्किट है ना तो करंट तो सेम रहना है। सो आपने लिया 0.3 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू आई। 0.25 इज 1/4, ऊपर पलटी खिलाओगे तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 4, सो दैट वुड बी 3 4 12, सो 1.2 आ रहा है। जी सर। अरे बेहतरीन। अच्छा जी, आगे आ जाओ। At time t1, switch S in figure 7.1 is closed. Figure 7.2 shows the variation with time t of the ammeter reading. State whether the EMF of the cell after t1 is greater than, less than, or the same as it was before t1. इस ग्राफ को देख के सर तुम्हारे औसान खत्म हो सेम जाएंगे, होगा। तुम्हारी नानी पैदा हो जाएंगी, है ना? अच्छा, चलो खैर, बताओ बताओ, सेम होगा डिफरेंट? सेम होगा क्यों बे? क्योंकि EMF हमेशा सेम रहता है। अरे बस बस यार, बेहतरीन बता रही हो, क्योंकि वो टोटल वोल्टेज है जो कि आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, वो चेंज नहीं होगा। ओके, आगे आ जाओ। By considering the effect of the lamp on the total resistance of circuit, explain the variation of the ammeter reading shown in figure 7.2. तो पहले इनिशियली इंक्रीज हुआ, हाँ। फिर इट डिक्रीज्ड। द हम्म। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई। जैसे जैसे टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती गई तो एमीटर रीडिंग डिक्रीज होती गई। अच्छा, शबाटर बता रहा है यार, है। और क्या वजह कि रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रही है? V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से। है। वोल्टेज नहीं, वोल्टेज का तो काम नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर का जो फॉर्मूला है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो कैसे रही है? हीट ज्यादा आ रही है ना, स्विच बंद हो गया तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ओके, सो और लैम्प की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, राइट? जी सर। ओके, जब लैम्प की रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। है। ओके, रेजिस्टेंस करंट कम हो रहा है, सो हो रहा है, दिख रहा है ना? जी। ओके, सही है। तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको ये सर्किट अभी भी समझ में नहीं आया है कि इसमें क्या हो रहा है? एनीबॉडी कि जिसको ये आखिरी वाला पार्ट की एक्सप्लेनेशन समझ में ना आ रही हो? यस, सबको आ रही है, बहीरा कासिम दोनों, तुम दोनों को आ रही है? जी। नहीं है। अच्छा, बेहतरीन जा रहे हो यार। देखो लेकिन मुझे तुम दोनों भी भरोसा नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं आ रही है तुम दोनों। देखो सीन ये है कि जब भी पैरेलल के अंदर सर्किट होता है, सही है, देखो सबसे पहले तो तुम ये वाला पोर्शन देखो कि T1 के बाद, अब मतलब T1 के बाद सडनली इंक्रीज क्यों आ रहा है भाई? तो टोटल जो रेजिस्टेंस थी हाँ वो तो हाँ। सेम थी, तो इस वजह से इंक्रीज आ रहा अबे है। तो बल्ब की मतलब, अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं अबे थी। अबे एक मिनट देखो, उसने कहा एट टाइम T1 द स्विच एज इज क्लोज्ड, सही है। तो जब स्विच ऐसा आपने क्लोज किया तो ये वाला बात भी आ गया, सही है। अब दोबारा से सोच के बताओ,
T1 के बाद स्विच एस क्लोज हो गया, लैम्प भी आ गया, हाँ जी। तो अब क्या होगा, ये करंट ज्यादा क्यों हो रहा फिर उसके पास सीधा पाथ है फ्लो करने के लिए। है? अबे ओए, इंसान थोड़ी है, करंट है बेटा। तुम लोग जो ना गलत वो दे रहे हो। ऑल तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन स्टिल यू आर अ बिट, यू गाइस आर बिट कंफ्यूज। देखो सीन ये है कि जब आपने स्विच क्लोज किया तो उससे क्या होगा कि जो 6 ओम का रेजिस्टर है और ये जो लैंप है, ये दोनों पैरेलल के अंदर आ जाएंगे। मान के चलते हैं कि इनिशियली लैंप की भी रेजिस्टेंस 6.0 ओम थी, राइट? तुम्हें पता है कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? अब्दुल्ला क्या बोलेगा? डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। तो अगर 1/6 और 1/6 है, 2/6, 6/2, 3। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इस पूरे कॉम्बिनेशन की? 3 हो जाएगी, राइट? सो जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, सर्किट बिकम पैरेलल, कॉम्बिनेशन बिकम पैरेलल, एंड इन पैरेलल ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट रेजिस्टेंस, राइट? सो जैसे ही रेजिस्टेंस कम हुई, करंट शूट करके मैक्सिमम पे पहुंच गया, राइट? ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले समझ में आना चाहिए, एक चीज। उसके बाद दूसरी चीज, के करंट कांस्टेंट क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि भाई आपने लैंप लगाया हुआ है, अगर रेजिस्टर होता तो हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट रह जाता। लैंप लगा हुआ है, तो लैंप के अंदर चूंकि लैंप की रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने के साथ साथ टेम्परेचर राइज करती है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से रेजिस्टेंस राइज होती है, राइट? सो विद द फ्लो ऑफ करंट इसकी टेम्परेचर राइज हुआ, सही है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर राइज हुआ, और इसकी रेजिस्टेंस हो गई बढ़ के 12 ओम, राइट, आफ्टर सम इंस्टेंट टाइम, राइट? तो अब क्या होगा, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/6 प्लस 1/12, सही है, 2/12, 3/12, 4/3, 4, राइट? सो अब रेजिस्टेंस क्या हो गई? 4 हो गई। सो देखो, पहले जो कॉम्बिनेशन था उसकी रेजिस्टेंस कम थी, करंट मैक्सिमम आ रहा था। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, सो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी उस पर अफेक्ट ज्यादा आ रहा है, राइट? ओवरऑल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। सो करंट क्या हो रहा है? करंट आपको एक्सपोनेंशियली डिके होता हुआ दिख रहा है, राइट? समझ पा रहे हैं भाई? सर ये इंक्रीज का फिर आप बता सकते हैं, बाकी इंक्रीज, समझ आ गया मुझे। ओके, आगे वाला टेम्परेचर वाला समझ में आ गया? जी सर। ओके, ओके, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम यार। बेसिकली मैंने ये बोला कि देखो, मान लो कि इनिशियली एट टाइम टी इक्वल्स टू वन, जो रेजिस्टेंस थी, एट टाइम टी इक्वल्स टू वन, जो रेजिस्टेंस थी उसकी लैम्प की, वो 6.0 ओम थी, राइट? जब हमने लैम्प को जैसे ही कनेक्ट किया तो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस 6.0 थी, समझ गया? सही है। सर्किट कनेक्ट करने से पहले, ये स्विच कनेक्ट करने से पहले रेजिस्टेंस थी 6 ओम की, सही है। सो 6 ओम का मतलब ये कि रेजिस्टेंस ज्यादा थी, सही है। अब जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया है, सो स्विच क्लोज करने पे क्या हुआ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 6/2, 3, राइट? तो हमारी जो इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है वो 3 आ रही है, राइट? ये समझा? जी सही नहीं समझा? क्या नहीं समझा? सर कैलकुलेशन नहीं समझ समझा? गया। सच सर बोल रहा समझ है? गया। ओके। जी जी। Okay, so overall resistance, the moment you close the switch, the overall resistance exactly reduces to half. So the overall current in the circuit, because ammeter जो है वो series के अंदर लगा हुआ है, so it will give you the overall current. So overall current in the circuit will be doubled, right? So तुम यहाँ पे देखो कि overall जो तुम्हारे पास वो है, वो तुम्हारे पास तकरीबन डबल से ऊपर जा रहा है, लेकिन हम हमारे सिनेरियो में, राइट, अगर हम देखें यहाँ पे डबल से ज्यादा है क्योंकि उसने वैल्यू नहीं दी हुई, रैंडमली बना रहा है, राइट? गेटिंग? समझ रहे हैं? यस सर। ओके। ये हमारे पास इंक्रीज की वजह थी, राइट? क्लियर हो गया? सीरीज से जैसे ही पैरेलल बनाओगे, जी तो सर। पैरेलल बनने की वजह से जो रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, राइट? ऑल्दो आपने कोई रेजिस्टर हटाया नहीं है, बल्कि यू ऐड द रेजिस्टर, लेकिन पैरेलल के अंदर ऐड करने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, राइट? रेजिस्टेंस कम होगी, सो करंट शूट होकर मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, राइट? पहले एक दो पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट लैम्प इंक्रीज विद द फ्लो ऑफ करंट, सही है। और जब करंट की वजह से टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस राइज होगी, उसकी क्या बोलते हैं, फिलामेंट लैम्प की, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी रेजिस्टेंस राइज होगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो करंट होगा, सर्किट की रेजिस्टेंस राइज होगी तो ओवरऑल जो करंट होगा उसकी रेजिस्टेंस गिर जाएगी, राइट? समझ गया? सो
हम कह सकते हैं कि भाई at T1 when switch S is when switch S goes, the lamp and resistor become parallel and the resistance of this parallel combination goes down, so the current will become maximum. सही, 2 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम दे देते हैं कि भाई ड्यू टू the flow of current in the lamp। अच्छा जी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट इन द लैम्प हमारे पास क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ लैम्प इंक्रीजेस एंड इट्स resistance increases too, सही है। So the resultant current in the circuit decreases, right? समझता है कि नहीं समझता है? Yes, any problem? No, sir. आ गया जो भाई, सर जो बोलिए। 6 का लास्ट पार्ट था, 6 का कौन सा पार्ट? लास्ट पार्ट 6 का लास्ट पार्ट ये वाला? जी सर। जी सर जी। इसमें पी एंड आर के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्यू एंड आर के बीच में सेम होगा, लाइक इन दोनों के बीच में? P और R के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और Q और R के जो बीच में फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा, राइट? क्योंकि P और R दोनों पी इस एंड आर के बीच। P जी जी, वो P और R के बीच में भी पाई का ही होगा, राइट? देखो जी सर। आप ऐसे सोचोगे कि P ऊपर जा रहा है और Q भी ऊपर जा रहा है, सही है। और हमें ये पता है स्टैंडिंग वेव पे हर पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, सही है। तो इसका मतलब है P भी मैक्सिमम हाइट पे, Q भी मैक्सिमम हाइट पे, यानी अब उससे ऊपर दोनों नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम फेज के अंदर है। सो पी क्यू जो है वो उनका जो बीच का जो फेज डिफरेंस है 0 हो गया। लेकिन पी क्यू और आर, अब क्यू अपनी मैक्सिमम हाइट पे ऊपर वाली साइड पे, आर अपनी मैक्सिमम हाइट पे नीचे वाली साइड पे, सही है। और अब दोनों में से मजीद कोई नीचे या कोई ऊपर नहीं जा सकता मैक्सिमम पे, राइट? तो इस वजह से इनके बीच में जो मैक्सिमम फेज डिफरेंस आता है, जो आउट ऑफ द फेज मैक्सिमम हो सकता है, वो पाएगा हो सकता है, राइट? तो पाया हो गया। एंड सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर पी एंड आर, समझता है? जी सर। परफेक्ट। और सर कभी कभी आंसर 135 डिग्री आता है, वो कैसे होता है? बच्चे 135 कभी भी स्टेशनरी वेव के अंदर नहीं देगा। जब भी स्टेशनरी वेव देगा, याद रखना, जहन में बैठा लेना, जब भी स्टेशनरी वेव देगा फेज डिफरेंस हमेशा इन दोनों आंसर में से कोई एक आंसर होगा, राइट? जी ऑलवेज सर। ऑलवेज रिमेंबर, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, तुमने कुछ भी नहीं करना। जब स्टेशनरी वेव होगी तुमने ये देखना है सेम लूप के अंदर पार्टिकल है, स्ट्रेट अवे 0 फेज डिफरेंस। कंसेक्यूटिव लूप के अंदर पार्टिकल है, पाए का। ऑल्टरनेटिव लूप के अंदर पार्टिकल है, 0 का, सही है। मतलब अगर इन दोनों के अंदर पार्टिकल है, 0 का फेज डिफरेंस आएगा। कंसेक्यूटिव लूप के अंदर है, पाए का आ जाएगा। सेम लूप के अंदर है, 0 का आ जाएगा, राइट? स्ट्रेट अवे, राइट? अगर तुम्हारे पास वो होगी प्रोग्रेसिव वेव होगी, तो उसके अंदर यू हैव टू यूज अ फार्मूला, फ्रैक्शनल वेवलेंथ ओवर द वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 360। तो उससे तुम्हारे पास जो भी एंगल आएगा तो वो समटाइम 135 भी बन जाता है, राइट? समझता है? जी सर। ये कहानी है। ओके, आ जाओ। पार्टिकल फिजिक्स है किसी का वीक? राबिया या कासिम?
यस, एक काम करते हैं, कासिम से करवा लेते हैं। कासिम आ जा यार। Yes. State name of the class group of fundamental particles that contains a neutrino. सर तो इसका लेप्टॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स, परफेक्ट। अगर Hadron P has a charge of +1 e, where E is the elementary charge. The hadron P is composed of a down antiquark and one and only one other quark. Identify a possible flavor for this other quark. सर 2 मिनट। देखो, एक चीज अपने ध्यान में रखना, उसके बाद फिर 2 मिनट लेना। सुनो, अगर तुम्हारे पास एक हेड्रॉन है, सही है, सो हेड्रॉन के अंदर ये क्वालिटी होती थी कि वो जो है वो 3 कॉर्क से मिलके बनता था, सही है, 3 कॉर्क से मिलके बनता था, सही है। मीजॉन के अंदर ये क्वालिटी होती थी कि वो 2 कॉर्क से मिलके बनता था, राइट। उसके बाद दूसरी क्वालिटी हेड्रॉन के अंदर, ये तो सारे के सारे एंटी कॉर्क्स होंगे एट अ टाइम, ये सारे के सारे कॉर्क्स होंगे एट अ टाइम। एंटी कॉर्क और कॉर्क एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हेड्रॉन के अंदर, ये जहन में तुम्हारे होना चाहिए। मैंने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, वहां जाके तुम देख भी सकते हो लेक्चर के अंदर, राइट। सो ये तुम्हारे जहन में होना चाहिए। उसने बता दिया कि एक एंटी कॉर्क है, तो इसका मतलब है जो दूसरा कॉर्क तुम चूज करोगे वो भी एंटी ही में से होना चाहिए, वो कॉर्क्स में से सिर्फ नहीं होना चाहिए, सही है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि एक तो एंटी कॉर्क एक एंटी डाउन, तो उसने बता दिया है। सो जो भी दूसरा तुम सेलेक्ट कर रहे हो उस जैसे 2 होंगे, क्योंकि हेड्रॉन है 3 से मिलके बनेगा, राइट। समझ गया? जी सर। ओके, आओ सोचो, अब 2 मिनट लो जरा। 2 मिनट नहीं लियोगे, जल्दी, टाइम नहीं। सर बता। ओके ओके। सर इसका एंटी स्ट्रेंज होंगे 2। एंटी स्ट्रेंज? अबे टॉप बॉटम क्यों नहीं ले रहा? एंटी 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 अप और एंटी डाउन क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा देखो, अगर उसने द हेड्रॉन पी इज कंपोज्ड ऑफ अ डाउन कॉर्क एंड ओनली वन अदर कॉर्क। सो अ डाउन कॉर्क का मतलब है कि उसने एक तो डाउन कॉर्क ले लिया। डाउन, एंटी डाउन का मतलब कितना होगा? -1/3, राइट, सॉरी, +1/3, राइट। और यस। तुमने क्या बनाना है? अच्छा, अगर तुम अब दो एंटी अब अगर हम ले लें, दो एंटी अब अगर हम ले लें, सो एक हो जाएगा -2/3, दूसरा हो जाएगा अगेन -2/3, सही है। सो -2/3, -2/3, -4/3 एंड +1/3, सो -3/3, -1 आ रहे थे, उसका मतलब है एंटी अब तो हम नहीं ले सकते, सही है। अच्छा जनाब, और अगर हम सर अगर हम 2 एंटी स्ट्रेंज ले लें, वो ओके, भी +1/3 होगा वो हाँ ना, तो। तो बिल्कुल सही हो जाएगा फिर। सो अगर एंटी स्ट्रेंज हमारे पास +1/3 और एक और एंटी स्ट्रेंज हमने लेना पड़ेगा, सही है। सो 1/3 आ गया, सो 1/3 +1/3 +1/3, ओके परफेक्ट, बता दे भाई। फ्लेवर का मतलब है कि तुम्हें ये बताना है, राइट। सो जी सर। एंटी डाउन एंड एंटी स्ट्रेंज एंड एंटी स्ट्रेंज, राइट, ओके परफेक्ट, आगे आ जाओ। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ हेड्रॉन इज पी। सर एक मीसॉन होता है, दूसरा कौन सा होता है? बेरियन। मेरा से बेरियन है। अच्छा, अगर आप बेरियन कह रहे हो, देखो, बेरियन तो हमारे सर ये पास होगा मीसॉन हेड्रॉन। हम यहाँ पे एंटी पार्टिकल लिख सकते हैं, या अगर आप कह दो कि भाई ये बेरियन है, बेरियन, सही है, या फिर एंटी एंटी पार्टिकल, सही है, क्योंकि सारे एंटी कॉर्क से मिलकर बन रहे हैं, सही है। सो इसकी ये प्रॉपर्टी के एंटी पार्टिकल हो सकते हैं, सही है। और बस ये दो चीज़ हमारे पास हो सर एक सकती है। मियोन होता है, मियोन हो सकता है क्या चीज़? म्यून? सर, जिसमें लाइक एक एंटी कॉर्क होता है और एक कॉर्क होता है हाँ नॉर्मल। बच्चे, वो मीजॉन होता है, सही है। ओह ओके। देखो, फैमिली मिजाइल। फैमिली ट्री ये होती है कि फर्मियंस जो होते हैं, फर्मियंस, हम उनको ब्रेक करते हैं लेप्टॉन के अंदर और हेड्रॉन के अंदर, सही है। हेड्रॉन्स के अंदर फिर आते हैं बेरियंस, बेरियंस और मीजॉन्स, राइट। मीजॉन्स ये हमारे पास, और लेप्टॉन्स स्ट्रेट अवे होते हैं, लेप्टॉन के अंदर आ जाते हैं वो आते हैं, कॉर्क्स आ जाते हैं, और जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनोज एंटी न्यूट्रिनोज आ जाते हैं, सही है। और हेड्रॉन के अंदर बेरियन और मीजॉन्स आ जाते हैं। बेरियन के अंदर या तो
3 क्वार्क होंगे, ईदर 3 क्वार्क्स और 3 एंटी क्वार्क, राइट? एट द सेम टाइम क्वार्क और एंटी क्वार्क एक्सिस्ट नहीं करेगा, एंटी क्वार्क, सही है। और मीजॉन के अंदर 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क एट द सेम टाइम, दो से मिलके बनेगा, एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा। और बेरियन के अंदर 3 क्वार्क होंगे एट द सेम टाइम, या फिर 3 एंटी क्वार्क होंगे, राइट? सो अब मैं इसको हेड्रॉन को बेरियन कह रहा हूँ और मैं इसको एंटी पार्टिकल कह रहा हूँ। एंटी क्योंकि क्योंकि सारे तीनों जो है ना वो एंटी एंटी क्वार्क से मिलके बनना, तो इसलिए जो है ना मैं एंटी पार्टिकल कह रहा हूँ, सही है ना? चलो आगे आ जाओ। सर हमने जैसे जी जी। बेरियन लिखना है या एंटी पार्टिकल भी साथ में लिखना है? ये देखो मेरे ख्याल से ना मुझे लग रहा है कि एंटी पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि उसने डायरेक्ट ये वाली चीज़ तो मेंशन की हुई है कि भाई ओके दिस इज अ हेड्रॉन, राइट? सो उसने इस चीज़ को, बेरियन को बाईपास किया हुआ है। सो अब इसकी मार्किंग की देख के एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये फर्मियंस हम नहीं लिखते, फर्मियंस का वर्ड हम अपने सिलेबस में इस्तेमाल नहीं करते, बट फर्मियंस जितने भी पार्टिकल होते हैं हम उसको फर्मियंस के अंदर वो करते हैं, सही है। सो सही। ये है, सही है। सो उसकी मार्किंग की देख के हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये सही लिखा है गलत लिखा है, सही है। ओके आगे आ जाओ। जी। Nucleus Q undergoes radioactive decay to form nucleus R, emitting an antineutrino and another particle X as shown in the decay equation. State what particle is represented by X. इससे 0 by -1 होगा इसका। अबे होगा क्या? सर एक एंटी न्यूट्रिनो है तो दूसरा हमारे अबे साथ एक मिनट, ये क्या क्या बता रहे हो? व्हाट इज स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय पार्टिकल एक्स? पार्टिकल एक्स क्या है? पार्टिकल एक्स इलेक्ट्रॉन हो। है ना? सही कह रहे हो। बीटा पार्टिकल कहते हैं ना, बीटा पार्टिकल, राइट? 0 - 1 ऐसा बोल रहा था ना भाई? जी ओके। सर वैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो वो भी ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन गैस केस। सही। कंपेयर द न्यूक्लियन नंबर्स ऑफ Q एंड R। सर न्यूक्लियन नंबर सेम होगा दोनों का। अरे बेहतरीन जा रहा है यार। ओके एंड कंप्लीट द चार्जेस ऑफ Q एंड R। सो R का एक प्रोटॉन कम वो ज्यादा होगा और Q का कम। सही है। सो आर हैज 1 प्रोटॉन ग्रेटर देन पी, देन क्यू, क्योंकि तुम्हें पता होनी चाहिए बीटा डिके की, बीटा नेगेटिव डिके की वो है, और बीटा नेगेटिव में एक न्यूट्रॉन डिके होता है, वो प्रोटॉन बनाता है और बीटा नेगेटिव पार्टिकल जनरेट करता है, सही है। बीटा नेगेटिव इमिट हो जाता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर हमने कंजर्व करना होता है, सही है। सो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और यहाँ पे जो है ना प्रोटॉन आर के अंदर वो सेव हो जाता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा, सही हो गया। चलो सो क्वेश्चन पेपर तो हमारा निमट गया, सही। कैसे तुम लोगों को कैसे लगा? आसान सा पेपर लगा, मुश्किल से लगा क्या? जरा सा ओपिनियन शेयर करो प्लीज। यस। थोड़ा मुश्किल तो था। मुश्किल था? एंड एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि मुश्किल लगा? Like the electricity part was hard. ओके एंड द वेव पार्ट, व्हाट अबाउट द वेव पार्ट दैट यू डिड? That was fine. मतलब normal था। ओके लाइक द आती थी चीजें। ओके द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस वाला वो थोड़ा सा मुश्किल था, मे बी उसमें बच्चे गलती करते हैं। हाँ वो थोड़ा मुश्किल था ओके। क्योंकि वो इतना याद नहीं रखते हाँ एंड व्हाट कॉन्सेप्ट। अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन, वो उसमें क्या कैसे लग रहा है तुम लोगों को? हाँ वो मुझे मुश्किल लगा। वो मुश्किल है क्योंकि मेरी उसका वो वीक क्वेश्चन, बच्चे उसका क्वेश्चन बहुत दिनों बाद आया पास पेपर में, इसलिए वो आपको शायद वीक लग रहा है। आप लोग ये हाँ नहीं अपने यही पास तो। पेपर किए। बेटा ये हमने इसके एक जो है ना आखिरी क्लास में हम थोड़ा सा वो गैस लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, फिर उसके हिसाब से जो है ना तुम लोग करना। खैर ओके, सो भैया को ये मुश्किल लग रहा था, और अब्दुल्ला आपको क्या मुश्किल लगा? सर के जो क्वेश्चंस थे दे वर ट्रिकी, के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। जैसे कि जो किनेमैटिक्स का था, यू हैड टू मेजर द हाइट फ्रॉम, लाइक यू हैड टू सब्ट्रैक्ट द हाइट, तो ऐसे सोचते नहीं हैं जब कर रहे हो तो। ओके वो एक्सटेंडेड बॉडी दी हुई थी, एक्सटेंडेड बॉडी दी हुई थी, इस वजह से मसला हो रहा था। ओके अच्छा जी, सही है। और इसके अलावा कोई मुश्किल लगा आपको? इट्स फाइन सर, नो लाइक आसान भी नहीं था, मुश्किल ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इट वाज नॉर्मल। है ना? ओके। और दूसरे अब्दुल्ला आपकी क्या, आप क्या कहते हो? मुझे काइनेमेटिक्स और वो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला मुश्किल लगा। काइनेमैटिक्स और स्ट्रेस स्ट्रेन, काइनेमैटिक्स का जो क्वेश्चन उसने दिया है ना,
ये क्वेश्चन बहुत कम उसने इस तरह के क्वेश्चन पहले पासवर्ड में कभी करवाए। ये तो काइनेमेटिक्स के अंदर वो ऐसा करता था कि ये तो डायरेक्ट नीचे से लॉन्च करता था, जमीन से लॉन्च करता था, वो जमीन पे ही लैंड होता था, या बिल्कुल लाइक मैक्सिमम से, जिसको आप मिड वेव प्रोजेक्टाइल कहते हो, जिसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, उससे लॉन्च करके नीचे जमीन में लैंड करता था, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए जो है ना थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि उसको बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। बट इफ यू नो कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, और तो उससे फिर हो जाता है ओके। और स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत कम आया हुआ है पास पेपर में, तो इस वजह से जो है वो तुम लोग को जहन में रखना है। स्ट्रेस से ज्यादातर वो जो है ना एमसीक्यू के अंदर टेस्ट करता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो है ना कोई क्वेश्चन वो दे दे तुम्हें पेपर में। स्ट्रेस स्ट्रेन मोमेंट का, मोमेंट ऑल दो तुम लोग ने मोमेंट देखे हैं अच्छे खासे, लेकिन मुझे लग रहा है मोमेंट आ सकता है। खैर उसकी बात करेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा आ चुका है, प्रेशर मुझे नहीं लग रहा कि प्रेशर वो तुम्हें देगा। अच्छा कासिम, आप क्या कहते हो, आपको क्या चीज़ मुश्किल लग रही है? सर इलेक्ट्रिसिटी वाला मुश्किल था, स्ट्रेस स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेस तुम लोग ने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो इसका ना वो कर लेना, क्या बोलते हैं अपना, इसके टॉपिकल कुछ पास ओवर कर लेना पेपर से पहले। हम लोग ऐसे देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें बनती है, लेकिन इंशाल्लाह सही है ना। चलो, बस तो आज की कहानी यही तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, कल की क्लास में फिर हमने जो है ना मजीद कोई पासवर्ड देख लेंगे या कोई एमसीक्यू हम कल कर लेंगे, सही है। तो चले, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।